थैंक यू। और बैठना चाहो तो बैठो। मैंने खुद स्वीकार किया कि बिकॉज ऑफ दैट डार्क लीगेसी, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाई ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स यहां पे राज करने आए थे, हमारे ऊपर अंकुश रखना चाहते थे, तो उस फॉर्म में इस पुलिस का पैदा किया गया। दबा दो, कुचल दो, बाय यूज ऑफ फोर्स कर दो, लाठी चला दो, ये कर दो, वो कर दो, गोली चला दो। जलियांवाला कांड हुआ, गोलियां चली, मर गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी डायर और ब्रिगेडियर जिसने गोली चलवाई वो भी डायर। और फिर उधम सिंह पता नहीं कितने साल बाद जाके बदला लेता है, एक डायर को मार देता है। तो आप वो हिस्टोरियंस कहते हैं साहब बैसाखी का त्योहार था। अब एक पुलिसिंग के एंगल से बड़ी मजेदार चीज बताएं आपको। हम भारतीय, हमें बड़ा बुरा लगता है यार, जलियांवाला मैसेकर हुआ और इतिहास की किताबों में पढ़ाया भी जाता है। उसके कुछ दिन पहले पंजाब में मार्शियल लॉ लग चुका था और कोई भी आयोजन करने के लिए स्वीकृति ली जाती है। आज भी वो परंपराएं हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में कोई आंदोलन चल रहा था, 4-5 अंग्रेजों को उस इलाके में, पंजाब के इलाके में मार मुर डाला था, जला दिया था। रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या है भाई? आज का टाडा वाडा सुना है ना, आता है जाता है, मकोका, उसका वो ग्रैंडफादर है। वहां से शुरुआत होती है। किसी पर भी शक हो कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो बगैर सबूत के उठा के आप गिरफ्तार कर सकते हैं और कितने वर्ष तक जेल में पटक सकते हैं। चलो जो भी अवधि होगी, पढ़ लेना रॉलेट एक्ट यूट्यूब पे जाकर के। तो अंग्रेज लाए थे, उसका विरोध हुआ पूरे भारत में, पंजाब में ज्यादा हुआ, 4-5 अंग्रेज मार दिए। उस घटना से अभी एक्शन रिएक्शन सीरीज चल रही है। उस घटना की वजह से वहां मार्शियल लॉ लगा दिया गया। मार्शियल लॉ लगाया, सप्ताह भर बाद बैसाखी का त्योहार हो गया। अब क्या करें, आम जनता अखबार पढ़ती नहीं है, यूट्यूब है नहीं, कैसे घोषणा करें? कोई लाउड स्पीकर में एक आध जीप घुमा दी होगी। लेकिन अब परंपरा है इतने वर्षों की कि वहां जलियां उसमें मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार। भीड़ आ गई, और भीड़ आ गई तो किसी ने कह दिया साहब भीड़ आ गई, अब ये अगर सड़कों पे आ गई, उपद्रव कर दिया तो क्या करोगे? तो वो जो शासन प्रशासन उस वक्त का था, उन्होंने भेज दिया डायर साहब को, जाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर साहब ने ब्रिगेडियर डायर साहब को भेज दिया। उनका जी 2 मिनट में खाली करो, नहीं करोगे तो गोली चला देंगे। गोलियां चली, कुछ लोग गोलियों से मरे, कुछ अंधाधुंध भागने के लिए कुओं में कूदे। एक कूदा, उसके बाद दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, मर गए। और उसमें भी बड़ा अंतर है, कितने लोग मरे, 300 से लेकर 3000 के बीच की फिगर है। तो वो उन्होंने सोचा नहीं। अब हम आज की पुलिस से परिकल्पना करें, होती पुलिस तो वो कलेक्टर आता मौके पे, उद्घोषणा करता खाली करिए खाली करिए, आंख बंद करके गोली तो नहीं चला देता ना। तो ये डिफरेंस कॉलोनियल पुलिस से लेके अब तक आया। अब ये सोच हो रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कुछ साल पहले कि भाई एक तरफ तो पुलिस चूंकि जनता के बीच में रहती है, तो भाई हमें बंदूकें क्यों दे रखी है? हम कोई पाकिस्तानी को थोड़ी मारने जाएंगे। बीएसएफ, आईटीबीपी, जो सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हथियार पुराने हुए जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, तो पुलिस को दे दिए। तो राजस्थान पुलिस के पास भी आ गए। हमारे पास पहले अंग्रेजों की एक 303 थी, पुरानी 100 साल की। हम गोली चलाते तो चल के गोली वहां चली जाती थी, उसकी बैरल सब टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। अब आप बताइए, एक तरफ तो हम पीपल्स फ्रेंडली पुलिस की बात कर रहे हैं और एक तरफ उनके सेमी ऑटोमेटिक हथियार जो वो नक्सलवादियों से लड़ रहे होंगे, कश्मीर में आतंकवादियों से लड़, वो हमें दे रहे हो आप। और हमें ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान भर की पुलिस को दे दिए। भाई वहां से कहां खपेंगे, पुलिस को दे दो, हम क्या करें उसका? वो बर्स्ट किस पे खोले? राजस्थान में तो कोई नक्सलाइट मूवमेंट भी नहीं है, आतंकवादी भी नहीं, कुछ भी नहीं, पीसफुल स्टेट है। तो कहीं कहीं पे पॉलिसीज ऐसी हैं, सुन के, सोच के, समझ के लगता है ये क्या हो रहा है। हुआ ये आज भी हो हमारे पास। तो मैं जिन भी जिलों में एसपी रहा, तो सबसे पहले उन हथियारों को
जो कोथ होता है, आर्बरी होती है, भाई गिनती कर, गिनती हो गई, इनको बंद कर, ताला लगा और सील बंद कर दे। गलती से भी मेरा एक सिपाही ले गया, आवेश में ही चला दी, वो एक हेडलाइन न्यूज हो जाएगी कि साहब उसने बर्स्ट खोल दिया। अक्सर होता ना, मैं कहूं कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अक्सर आप सुनते हो बीएसएफ के जवान ने गोली चलाई, अपने अधिकारी को मारा, सुनते हो अखबार में। सीआरपीएफ का जवान जनता को नहीं चलाई, वह बंद कर दो उसको। लॉ एंड ऑर्डर होता है, मैं भी जाता हूं, मेरे अधीनस्थ अधिकारी भी जाते हैं, गोली नहीं चलाएगा कोई मेरे बगैर, मेरे पीछे खड़े हो गोली वाले। तो कॉलोनियल माइंडसेट से पुलिस बनी, ये बात सही है, उसमें बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, ये बात सही है। हमने सेवार्थ कटिबद्धता और पीपल्स फ्रेंडली पुलिस का नारा दिया है, ये बात सही है, लेकिन पूरे सिस्टम को बदलने में एक हमें बदलना है, लेकिन हमसे ज्यादा जो 140 करोड़ सामने बैठे हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, बदलना तो उन्हें भी है गुरु, सेल्फ डिसिप्लिन तो उन्हें भी होना है। केवल हमारे बदलने से काम नहीं चलेगा, वरना तो आप अनुशासन तोड़ोगे तो हम आपकी कलाई से आपको पकड़ेंगे, वो मजबूरी है हमारा, दैट्स जॉब प्रोफाइल। आई फील मैंने आपके सवालों का जवाब उचित दिया है। एनीवन ऑल एल्स? सर हाँ भाई, सर। हाँ एक एक करके बोलो, किधर बी से ब्लॉक, जिसको बोलना है खड़ा हो जाए भाई। सर बी ब्लॉक। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जी सर जैसे कि आज हमारा जो थीम है इंडियन यूथ पार्लियामेंट का, विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। यस, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस विद इन द इंडियन पुलिस सिस्टम? what is the role of AI in ensuring good governance? I hope Beta Shri, I had answered lastly when this your partner and we were discussing about artificial intelligence कि हम 100% दिमाग में से 5% का ही उपयोग कर पाते हैं, 95 का नहीं कर पाते। तो वो 95% को असिस्ट करने के लिए विभिन्न मशीन्स के माध्यम से, जिसमें कि उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कंप्यूटर से हो गई, आने वाले टाइम में रोबोट आ जाएंगे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और एक जो 5% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हम विभिन्न प्रकार के बायसेस को घुसेड़ दे रहे हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रोबोट यदि निर्णय दे रहा है, उसमें सारा हमने मटेरियल डाल दिया, तो वो डिस्टॉर्टेड माइंडसेट से निर्णय नहीं लेगा। बाकी अब ये नया टर्म है, आया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंप्रूव द एफिशिएंसी आया है, वैसे साइबर क्राइम आ गया है, जिसने हमारे हाथ के तोते उड़ा रखे हैं। डेली लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, कुछ आपकी मीन्स जनता, आम जनता जो मोबाइल यूज कर रही है, उसकी गलती से, कुछ उसके लालच से, भैया पैसा लगाओ डबल कल हो जाएगा। अरे भाई, बीज डालते हैं धरती में तो 3 महीने बाद फसल मिलती है, माँ के गर्भ से बच्चा भी 9 महीने बाद निकलता है, ये कल डबल हो जाएगा, इतना बड़ा लालच कहां से, वो क्या करेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि यहां से चांद पे पैसा भेजेगा और वहां से ट्रिपल होके आ जाएगा, डबल आपको दे देगा। वो भी तो पहले कहीं से कमाएगा, तभी तो दे पाएगा भाई आपको, जेब से तो देगा नहीं। तो साइबर क्राइम आ गया। अब साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा, काफी पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो साइबर क्राइम पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी तो 1930 रट ले। क्या है भाई 1930? हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी हुआ 1930 पे तुरंत बताओ, तो जो जहां है वो उसको फ्रीज कर देगा। जो मनी ट्रांजैक्शन की ट्रेल है, क्योंकि वो तो बड़ी फास्ट भागती है, आपने कुछ डाला, इनके अकाउंट से इनके में जा रहा है, इनसे इनके में अकाउंट में जा रहा है, आधे अकाउंट फर्जी हैं, पता नहीं किसके आधार कार्ड से बने हैं, क्या हुआ है,
वो सिस्टम की कमी है, कैसे बन गए, लेकिन बने हुए हैं। तो जो जैसे ही डाला और उसको फ्रीज कर देगा, अब भाई जांच वांच कर लो, इनका उचित पैसा है कि उनका उचित पैसा है, वो आने में समय लगेगा, ये बात तो सही है। और कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि हम करते करते कहीं झारखंड, कहीं कामा, कहीं राजस्थान, ऐसे कहीं पहुंचते हैं, इस नाम का कोई आदमी नहीं है, वो सिम बंद हो जाती है, वो उसे जला देते हैं। लेकिन जो मनी का ट्रांजैक्शन होगा तो किसी बैंक वैंक के थ्रू ना, वो रुक गया बीच में, फिर आपको पता लगा कोर्ट के माध्यम से मिला। यस, नेक्स्ट प्लीज। Namaskar, sir. Here B block. बोलिए बोलिए। Sir, as we all know, एक बार ऐसा करो भाई, कई हाथ उठ रहे हैं, तो अगर बी ब्लॉक का हो गया तो इसका रोटेशन बना लो, अगला बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, वही पूछेगा, तो सबको मौका मिल जाएगा। sir, as we all know, our tomorrow is artificial intelligence, and America and China already have monopoly in this market. I personally believe that India is lagging behind with respect to its competitors because we have recently started making investment in this market. So, do you really think that we'll be able to achieve our aim of Viksit Bharat till 2047 with this speed? भाई ये तो तुम पे निर्भर करता, मैंने पहले ही कह दिया था, हम तो मजे लेंगे, 70 साल के हो चुके होंगे अगर डेवलप्ड इंडिया हो जाता। आप सबको करना है, इट इज ए टास्क फॉर यू ऑल। आप कितने जज्बे से, कितने जुनून से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं। आपकी एज ग्रुप के लोग 10 साल बाद दूसरा जो जेन अल्फा है वो किस तरह से जूझता है, और बगैर उसके तो संभव नहीं। Sir, one more question. Yes. So, while you gave your speech, I felt like you are against pension policies. So, do you? पेंशन पॉलिसी का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। नहीं, sir, you once mentioned that those who avail the अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, right, डीबीटी। right. Yes, sir. जी। So, do you really think they are liabilities because you will soon be part of this population? देखिए, आई एम सॉरी, आपने इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाल लिया। मेरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहने का यह था कि एक देश का विकास होता है, विकास में 140 करोड़ लोगों का योगदान है कि 40 करोड़ लोगों का योगदान है। आज भी इनकम टैक्स 3 या 4% लोग दे रहे हैं भारत के, इससे ज्यादा दे नहीं रहे। हाँ, वो ठीक है, मिडिल क्लास के हैं, क्योंकि बड़े घराने तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, पता नहीं क्या क्या देते हैं। अच्छा, ये और मजेदारी की बात है, मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मेरा सीए अकाउंटेंट तनख्वाह मिलने के पहले मेरा टैक्स काट लेगा, मुझे तनख्वाह बाद में मिलेगी, ये मानते हुए कोई तनख्वाह फिक्स है इतनी मिलेगी, कोई एक आध इंक्रीमेंट लगता है साल में एक बार, तो मैं टैक्स पहले कटा देता हूं और फिर तनख्वाह अपने घर ले जा पाता हूं। और फिर जो भी खरीदारी करता हूं उस पर जीएसटी एसटी और तमाम अड़ंगे बड़ंगे वो अलग देता रहता हूं। आपने कंपनी बना ली, आपके सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। आप होटल में खाना खा जा रहे हो, भाई कंपनी अकाउंट में बिल डाल दो। आपकी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल का बिल कंपनी अकाउंट में डाल दो। तो आपने एक्सपेंसेस कर लिए, उसके बाद जो कंपनी का बचा उस पर टैक्स वैक्स लगेगा। मैं एक्सपेंसेस करने के पहले, जबकि मेरी तनख्वाह और कंपनी में तो बड़ा अंतर है, करोड़ों रुपए का उनका साइकिल है, टर्नओवर है, मेरी तो कोई लाखों वाखों में होगी। तो कई चीजें हैं जो तेजी से बदलनी चाहिए, रिफॉर्म्स की हर तरफ जरूरत है, उसमें से एक ये फाइनेंशियल वर्ल्ड भी है। अब आपका जो प्रश्न था कि आप समझते हैं कि भाई वो लायबिलिटी है, मेरा इस सेंस में लायबिलिटी वर्ड था भी उनका कोई योगदान नहीं है इंडियन इकोनॉमी में, कि जीडीपी यदि 10 लाख करोड़ की है तो वो 10 लाख करोड़ में 1000 रुपए भी कमा के दे नहीं पा रहे हैं, ये मेरा कहना था। अगर 140 करोड़ में से 140 करोड़ का कुछ ना कुछ योगदान है तो ये जीडीपी पीडीपी तो आज ही 4, 5, 10 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू। और अरे वो ब्रांच नहीं है, उसके बाद वाला हो, क्या बी था तो सी पे आओ। ये आपका कौन सा था भाई ग्रुप? बी था, सी था, क्या था? बी, सी। नमस्ते बी के बाद सी में आओ। तो अब प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई मित्र कहाँ हो? वाह, क्या बात है, स्वागत। एक बार और सभी साथी युवा जोश के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। दोनों बड़े भाइयों का आशीर्वाद आज हमें मिला है इस मंच पर, और उम्मीद है कि जो बातें हुई हैं उसके बीच में आपको भी कुछ दिशा, कुछ निर्देश मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शीघ्र ही राज्यपाल महोदय हमारे बीच में होंगे। भारतीय युवा संसद के इस अंक में भारत के अलग अलग कोनों से हेलो, आप सभी युवा एक साथियों का मिनट बहुत बहुत माफी स्वागत चाहता है। हूं भैया, मैं जी, जी, इंटरप्ट जी। कर रहा हूं, अच्छी आदत नहीं है। आई एम सॉरी। आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मजा आया बातचीत में? थोड़ा धीमी आवाज है, जोर से बताइए, ये जोश होना चाहिए। बातचीत का ये सिलसिला 3 दिन के इस सफर में लगातार बना रहेगा आप लोगों के बीच में, लेकिन ये अवसर है आप सभी के लिए जब आप इस मंच पर आए, उन तमाम लोगों से रूबरू होंगे, आपकी गुफ्तगू होगी और मुखातिब होते हुए आप तमाम लोगों से सवाल रखेंगे और आपके पास में जवाब होंगे। लोकतंत्र की समृद्धि कैसे कायम हो, इस पर बात होगी। आप बोलो।
आप सभी साथियों से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर आ जाइए। गवर्नर साहब कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे और भारतीय युवा संसद के 2025 के इस अंक का हम आगाज करेंगे उसी के साथ में। स्वागत है आप सभी का भारतीय युवा संसद के 2025 के इस अंक में। मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक भारतीय युवा संसद के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। वॉलंटियर्स प्लीज। तब तक हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा पद्मश्री रामकिशोर छिपा जी से आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। छिपा साहब। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद रहे बसवराज पाटिल साहब हैं। उम्मीद है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत होगा। इस मंच पर जब आप इन तमाम मेहमानों से मुखातिब होंगे तो क्यों भारतीय लोकतंत्र को इतना खूबसूरत कहा जाता है, क्यों दुनिया में इसकी विशिष्ट पहचान है, क्या वजह है कि आज ये लोकतंत्र हमें खास बनाता है। हम अलग पहचान इस दुनिया में रखते हैं। जब दुनिया के तमाम मुल्क इसी लोक और तंत्र के बीच जूझ रहे हैं तो हम इसे और बेहतर बनाने की चर्चा अगर कहीं पर कर पा रहे हैं तो उसके पीछे ये दिन है, ये मौका है, विश्व लोकतंत्र दिवस। आप सभी को इस खास मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जाहिर है कि आप जब भारत के कोने कोने से यहां पर आए हैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। इन उम्मीदों में भारत को जानने की ललक है, इस लोकतंत्र को समझने की ललक है, उन बुनियादी बातों को जानने की जिज्ञासा भी होगी कि आखिर कैसे ये पायदान दिन ब दिन हम चढ़ते जा रहे हैं और हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है ये पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हैं। ये बुनियाद आज की नहीं है। आप जानते होंगे कि जब दुनिया से राजतंत्र रुखसत हुए तो हर जगह बगावत हुई, कई जगह पर विरोध हुआ और राजशाही का अंत कैसे हुआ। लेकिन भारत ने इस परिवर्तन को सहज रूप से लिया। निश्चित तौर पर संक्रमण रहा, कई तरह की मुश्किलात रही। जिन लोगों ने इस लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दिया उन लोगों का संघर्ष रहा। लेकिन आज सुकून जो हमें मिल पा रहा है, हम जिस शांति के साथ, अमन के साथ दुनिया को एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं, वो जाहिर तौर पर इस बात का इशारा है कि पीछे जो लोग रहे उन्होंने अपना काम बखूबी किया और अब जिम्मेदारी हम सब की, आपकी है, जो आज यहाँ बैठे हैं और इस खास मौके को कह सकता हूँ कि सेलिब्रेट करेंगे आप लोग। इन 3 दिनों तक जब अलग अलग शख्सियत आपके बीच होंगी, उनके बीच आपके सवाल जब होंगे और उन सवालों के जवाब के जरिए आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, तो फिर 3 दिन बाद एक नई शख्सियत लेकर आप लौटेंगे और इस देश के जिस भी कोने में आप होंगे, उम्मीद है इस मंच को याद करते हुए, अपनी बुनियाद मजबूत बनाते हुए कल के सशक्त भारत के निर्माण में आप अपना योगदान देंगे। उम्मीद की